बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में जी आज से हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी सीरीज़, ठीक है। और ये जो ज्योग्राफी सीरीज़ है इसके बहुत से जो लेक्चर्स हैं वो जनरल साइंस के भी हैं, जनरल साइंस एंड एबिलिटी आप कहें या आप सिंपल जो है वो इसे जनरल साइंस कहें। जैसे जो स्पेस से रिलेटेड ख़ास करके जो टॉपिक्स हैं जितने भी ज्योग्राफी के, वो सारे के सारे जो हैं वो जनरल साइंस के भी जो हैं वो टॉपिक्स हैं। तो आज से हम इसे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी। आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स एंड बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। कि जो कायनात है, ये कायनात किस तरह से वजूद में आई और इसके पीछे क्या जो है वो साइंस मौजूद है, क्या कहते हैं साइंटिस्ट के कायनात किस तरह से वजूद में आई। तो इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है या सबसे ज़्यादा जो मानी जाने वाली थ्योरी है वो है बिग बैंग थ्योरी, ठीक है जी। तो ये जो बिग बैंग थ्योरी है एक्चुअली में इसी को आज हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं और देखेंगे कि एक्चुअली में बिग बैंग ही क्यों और बिग बैंग क्या है, और इससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पे जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि बिग बैंग क्या है और ये जो कायनात है इसका जो वजूद है वो किस तरह से वजूद में आया। अब सबसे पहले अगर हम देखें कि बिग बैंग है क्या एक्चुअली में, ठीक है जी, कि क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि बिग बैंग क्या है। अब देखिए बिग बैंग क्या है, माना ये जाता है कि जब साइंटिस्ट ने रिसर्च की कि भाई ये कायनात जो है एक्चुअली में किस तरह से वजूद में आई, कि कायनात किस तरह बनी, ऐसा ही है। अब यहाँ पे एक व्यू जो है वो इस्लाम का व्यू है और एक व्यू जो है वो साइंस का व्यू है। तो दोनों व्यूज़ जो है वो डिफरेंट भी हैं और कहीं ना कहीं जो है वो सिमिलर भी हैं। तो हम जो है वो वही डिस्कस करेंगे जो कि कहीं ना कहीं सिमिलर जो है वो होंगे, क्योंकि हम साइंटिफिकली डिस्कस कर रहे हैं चीज़ों को। तो अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि कायनात कैसे वजूद में आई। जब इसके ऊपर रिसर्च की गई, टाइम टू टाइम रिसर्च की गई, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा जो डाटा फिर इकट्ठा किया गया तो वो डाटा जो है वो मुख्तलिफ किस्म की थ्योरीज थी। किसी ने कहा भाई कि कायनात हमेशा से ऐसी थी, ऐसी रहेगी। किसी ने कहा कि ये हमारे दिमाग की इमेजिनेशन है और कुछ नहीं। और किसी ने क्या कहा, ठीक है। मुख्तलिफ यानी साइंटिस्ट, किसी का मुराद आम लोगों से नहीं बल्कि ये जो साइंटिस्ट हैं उनकी बात की जा रही है। तो उन्हीं में से जो है बहुत ज़्यादा जो साइंटिस्ट थे वो इस बात के ऊपर एग्री हुए कि यार ये जो कायनात है वो एक्चुअली में बिग बैंग से वजूद में आई। यानी एक बड़ा धमाका हुआ, एक बहुत बड़ा धमाका नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और उस धमाके के नतीजे के तौर पे जो कायनात है वो वजूद में आ गई। अब साइंटिस्ट तो ये तो नहीं जान पाए कि वो धमाका क्यों हुआ, यानी जो क्यों है इसका जवाब ढूंढने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो इस बात पे एग्री हो चुके हैं ऑलमोस्ट कि भाई धमाका हुआ और उस धमाके के नतीजे के तौर पे ये जो हमारी कायनात है जिसमें आज हम मौजूद हैं वो क्रिएट हुई है, वजूद में आई, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो कायनात है, ये जो आपको ये सामने जो दिखाई दे रही है एक बबल शेप की, कि बबल शेप की कायनात है। क्वेश्चन ये है कि ये ही क्यों, यानी कि बिग बैंग को ही क्यों माना जाता है कि बिग बैंग से ही जो है वो कायनात का आगाज़ हुआ। अब कोई और चीज़ भी तो हो सकती थी या कोई और थ्योरी भी तो हो सकती थी जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि 10 के करीब थ्योरीज़ हैं जिनको डिस्कस किया जाता है कि भाई ये 10 थ्योरीज़ जो हैं ये किसी न किसी ने बताती हैं कि कायनात किस तरह से जो है वो वजूद में आई। क्योंकि ये जो बिग बैंग की थ्योरी है ये 1920s में जो है वो एक बेल्जियम का जो एक साइंटिस्ट था, ठीक है जी, जॉर्ज लेमेट्रे, इसने जो है ये दी थी बिग बैंग की थ्योरी कि भाई एक बड़े धमाके के नतीजे के तौर पे कायनात वजूद में आई। अब एक्चुअली में ये क्यों, तो इस क्यों का जवाब कुछ यूं मिला, या यूं हम दे सकते हैं कि अभी तक का जो डाटा हमने इकट्ठा किया, हमने मुराद फिर बात वही है कि साइंटिस्ट की है, जो डाटा इकट्ठा किया गया, अगर उस डाटा को ऑब्जर्व किया जाए या जो मॉडल्स हमारे पास मौजूद हैं, लेट्स सपोज हमारे पास 10 मॉडल्स या 10 थ्योरीज मौजूद हैं, तो उनमें सबसे ज़्यादा अच्छे से जो फिट होता है ये डाटा वो बिग बैंग थ्योरी के अंदर ही फिट होता है, ठीक है। इसी वजह से माना जाता है कि शायद बिग बैंग ही जो है यही थ्योरी है जिस वजह से जो है वो कायनात वजूद में आई। अब बिग बैंग में सबसे बड़ा जो सबूत है वो क्या है कि भाई कैसे पता चला कि भाई बिग बैंग की वजह से ही जो है वो क्रिएट हुआ। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है CMBRs, ठीक है, जो फर्स्ट लाइट है जो कि तकरीबन कोई 3 लाख साल के बाद जो है वो वजूद में आई उस बिग बैंग के धमाके के, यानी धमाका हुआ और उसके बाद 3 लाख साल के बाद, तकरीबन 3.5 लाख साल के बाद जो है वो फर्स्ट जो है वो माइक्रोवेव कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशंस जो सामने आई, जो पहली रोशनी फूटी, ठीक है, उस रोशनी के धब्बे साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व कर लिए। इसलिए वो ये मानते हैं कि भाई ये जो कायनात है ये सिंगुलैरिटी से स्टार्ट हुई, एक धमाके से स्टार्ट हुई और बिग बैंग ही इसका आगाज है।
यहाँ पे ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, इस जगह पे ये जो डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं रेड कलर के, ठीक है, ये वो डॉट्स हैं जो अर्ली गैलेक्सीज के हम कह सकते हैं कि सीड्स हैं, ठीक है, कि ये जो अर्ली गैलेक्सीज बनी, जो कि यूनिवर्स के अंदर जो गैलेक्सीज बनी, क्लस्टर्स बने, तो ये उनके धब्बे हैं कि यहां से रोशनी, एक्चुअली में रोशनी का फ्लो हुआ, रोशनी यहां से सामने आई फर्स्ट टाइम पे उस धमाके के बाद। तो यहां तक जो है वो साइंटिस्ट पहुंच चुके हैं। इसी वजह से जो माना जाता है कि भाई जो बिग बैंग है यही एक्चुअली में दुनिया की क्रिएशन का सबब बना, तो ये सबसे ज्यादा इसलिए इसको माना जाता है। अब देखते हैं कि बिग बैंग एक्चुअली में क्या है और ये कैसे जो है वो वकूअ पज़ीर हुआ। अब बिग बैंग, जैसे मैंने कहा कि बिग बैंग क्या है, एक्चुअली में बिग बैंग एक बड़ा धमाका है जो हुआ और उसके बाद कायनात वजूद में आई। अब यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है, इस पिक्चर में आप देखिए कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि भाई सबसे पहले क्या हुआ जी, धमाका हुआ। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये साइंस अभी नहीं जान पाई, मगर एक धमाका हुआ और इस धमाके के नतीजे के तौर पे क्या हुआ कि एक लाइट पैदा हुई। एक कौन सी लाइट, एक कूल लाइट, एक इंतहाई ठंडी लाइट जो है, एक ठंडी लाइट जो है उस धमाके के नतीजे के तौर पे पैदा हुई। उसके कुछ टाइम के बाद इन्फ्लेशन स्टार्ट हुआ, यानी एक बहाव स्टार्ट हुआ एनर्जी का। उसके बाद यहाँ पे आप अगर देखें तो ये डॉट्स, यही जो नीचे आपको पिक्चर दिखाई दे रही है CMBRs की, यही CMBRs यहाँ पे हुए, यानी गैलेक्सी के फॉर्म होने से पहले ये फर्स्ट लाइट सामने आई, धमाका हुआ। उसके बाद जो है रोशनी यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है वो CMBR की शक्ल में सामने आई। उसके बाद एक डार्क एज स्टार्ट हुई, यानी कि क्योंकि वो डेंस हुआ, अब जितना भी वो धमाका हुआ था वो जाहिर बात है वो अब डेंस होना स्टार्ट हो गया, केमिकल प्रोसेस उसके अंदर स्टार्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स के हीलियम और हाइड्रोजन वहाँ पे पैदा होना शुरू हो गई, तो वो डेंस हुआ। उसके बाद वो एक डार्क एजेस थे, उस डार्क एजेस के बाद जो है फिर यहाँ पे गैलेक्सीज जो है आहिस्ता आहिस्ता वजूद में जो है वो आना स्टार्ट हुई और फिर वो गैलेक्सीज फैलती चली गई और ये आज तक जो है वो फैल रही हैं और आज इसे 13.8 बिलियन ईयर्स जो है वो हो चुके हैं ऑलमोस्ट इस धमाके को हुए हुए, यानी बिग बैंग को हुए हुए 13.8 अरब साल हो चुके हैं और आज हम यहाँ पे खड़े हैं इस पॉइंट पे 13.8 मिलियन ईयर्स पे खड़े हैं हम अपने उस धमाके से पहले के, ठीक है। अब यहाँ दूसरी पिक्चर में देखिए और इसे मजीद जरा समझिए कि बिग बैंग में एक्चुअली में क्या हुआ कि सबसे पहले एक धमाका होता है, ठीक है, और जैसे ही धमाका होता है वहां से टाइम एंड स्पेस का आगाज हो जाता है। ये बात जरा समझिएगा, क्योंकि उससे पहले ना स्पेस थी, क्योंकि कुछ नहीं था। साइंस क्या मान रही है कि कुछ नहीं था। इस्लाम ये कहता है कि उससे पहले क्या था कि अल्लाह की जात और अर्श मुअल्ला मौजूद था, इंसानी रूहें मौजूद थी, लेकिन और कुछ नहीं था। ये इस्लाम मानता है, ठीक है जी। लेकिन साइंस क्या कहती है, क्योंकि साइंस उसी बात कहती है जो प्रूफ हो सके, तो वो कहती है कि भाई उससे पहले कुछ भी नहीं था, फिर अचानक से धमाका हुआ, धमाके के साथ टाइम स्टार्ट हो गया, स्पेस क्रिएट हुई, स्पेस क्रिएट हुई तो उस वजह से टाइम एंड स्पेस जो है वो यहां से स्टार्ट हुआ धमाके के बाद। अब धमाके के यहां तक आप देखें तो फर्स्ट सेकंड गुजरा, इस फर्स्ट सेकंड तक पहुंचने तक भी जो है वो 3 मुख्तलिफ तरह के प्रोसेसेस हो चुके थे, यानी धमाका होने के 1 सेकंड के अंदर अंदर 3 प्रोसेसेस हुए 1 सेकंड के अंदर अंदर। कि सबसे पहले क्या हुआ कि जो धमाका हुआ उस धमाके के तौर पे जो है वो एक रोशनी जो है वो एक इन्फ्लेशन, जो एक बहाव जो है वो स्टार्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद उसी 1 सेकंड के अंदर ही सब कुछ हो रहा है। उस 1 सेकंड के अंदर क्या बना जी, स्क्वाड्स बने, ठीक है, और उसके बाद जो है कुछ पार्टिकल्स जो है वो पैदा हुए। थर्ड नंबर पे वो जो पार्टिकल्स थे उनके अंदर कुछ चार्ज पैदा हुआ, क्योंकि प्रोटॉन्स जो हैं वो फर्स्ट टाइम बने। अब जब प्रोटॉन्स बने और उसके बाद प्रोटॉन्स के बाद जब न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स बने तो इसका मतलब यहां पे एटम बने। तो जब यहां पे एटम्स के अंदर चार्ज पैदा हुआ तो 3 मिनट के अंदर जो है यहां पे फिर आगे ये प्रोसेस जो है वो मजीद चला आगे। तो आहिस्ता आहिस्ता अब ये चल रहा है, क्योंकि ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, बहुत फास्ट भी है लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस भी है कि पहले 1 सेकंड के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। उसके बाद जो पहले 3 मिनट गुजरे, ठीक है, अब उन 3 मिनट्स में क्या हो रहा है कि एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती जा रही है और केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि अब जो एटम्स हैं, अब जाहिर बात है जब एटम्स हैं तो अब उनके अंदर प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अब उसके बाद 3 मिनट से लेके, यानी कि जो फर्स्ट लाइट हमारे सामने आई वो तकरीबन 3 लाख साल के बाद आई, कि उस धमाके से 3 लाख साल के बाद फर्स्ट एनर्जी जो है वो सामने आई, या जिसे हमने CMBRs कहा कि यहाँ पे जो रोशनी फूटी वो जो अब केमिकल रिएक्शन हो रहा था जिसके नतीजे के तौर पे हीलियम या हाइड्रोजन के एटम्स बने तो उनसे एनर्जी बाहर फूटी और उसके नतीजे के तौर पे हमने कहा कि ये हमें डॉट्स दिखाई दिए, जो के बाद में जो है वो यूनिवर्स गैलेक्सीज बनी या क्लस्टर या सुपर क्लस्टर जो है वो बने यहाँ पे, ठीक है, 3 लाख साल के बाद। उसके बाद 1 बिलियन ईयर पे, यहाँ पे अगर आप देखिए 6ठे नंबर पे, ठीक है, तो 1 बिलियन ईयर ऑलमोस्ट जब गुजर गया तो उसके बाद ये जो हमारी गैलेक्सीज हैं ये वजूद में आई जो हमें देखने को मिल रही हैं। फिर उसके बाद ये गैलेक्सीज आहिस्ता आहिस्ता जो है वो
स्पिन हुई, घूमती गई और मजीद जो है वो गैलेक्सी स्टार्स जो है वो क्रिएट होते गए और आज हम यहाँ पे 7 नंबर पे जो है वो 14 अरब साल ऑलमोस्ट जो है वो गुजर चुके हैं इस धमाके को और यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, अब सिंपली इसको समझिए कि बिग बैंग क्या था। बिग बैंग एक बहुत बड़ा धमाका था जो कि हो गया। ठीक है, अब जो हो गया की मैं बात कर रहा हूं, तो अगर बात करें इस्लाम के लिहाज से तो इस्लाम क्या कहता है कि जी, उलमा ये कहते हैं कि जो धमाका था ये कुन था, कि अल्लाह ने कहा कि जब भी मैं किसी काम के कहने कहता हूं तो हो जा, तो कुन फरमाता हूं तो वो हो जाता है। तो जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं वो ये मानते हैं कि ये धमाका कुन का था। ठीक है, कि कुन अल्लाह ने फरमाया और हो गया। लेकिन साइंस अब जाहिर बात है इस्लाम को तो नहीं मान रही, तो वो जो है वो तो अपना लेके चल रही है, तो इसलिए वो तो कुन को नहीं मानेगी। ठीक है, वो तो उसी चीज को मानेगी जो सामने नजर आएगा। तो इसलिए वो कहते हैं धमाका हो गया और उसके बाद ये सारे का सारा प्रोसेस शुरू हो गया और ये कायनात एक्सपैंड होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब मजीद आगे इसको जरा समझिए कि देखिए कायनात इस टाइम पे जो है वो यूनिवर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं वो मुकम्मल तौर पे एक्सपेंड हो रही है, यानी फैलाव आ रहा है उसका, वो फैलती जा रही है, हर लम्हा मुसलसल वो फैलती जा रही है। कि यहाँ पे अगर आप समझें कि यहाँ पे धमाका होता है और उस धमाके के बाद क्या होता है जी, उस धमाके के बाद आहिस्ता आहिस्ता कायनात फैलना शुरू हो जाती है और आज भी मुसलसल जो है वो एक्सपेंड हो रही है। अब इसी फैलाव से हमें ये अंदाज़ा हुआ, ये साइंटिस्ट को ये अंदाज़ा हुआ कि ये बिग बैंग जो थ्योरी है एक्चुअली में, ये बिग बैंग का जो नज़रिया है धमाके का, ये सिंगुलैरिटी भी जिसको कहा जाता है, कि जो कायनात है एक्चुअली में ये कायनात एक सिंगल पॉइंट, एक सिंगल डॉट से जो है वो स्टार्ट हुई। तो वो इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि कायनात आज फैल रही है। तो इसका मतलब ये है कि आज अगर एक शख्स ये देखता है या एक साइंटिस्ट ये देखता है कि कायनात आज मुसलसल फैल रही है, तो इसका मतलब कभी ये किसी एक पॉइंट से स्टार्ट हुई होगी, कि जैसे जैसे हम इस कायनात में, इस स्पेस में पीछे जाएंगे तो वैसे वैसे चीजें कंप्रेस होती जाएंगी, वैसे वैसे सिंगुलैरिटी की तरफ बढ़ती जाएंगी और एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहां पे हमें नजर आ जाएगा या पता चल जाएगा कि यहां से एक्चुअली में आगाज हुआ था। मेरी बात को समझ रहे हैं कि आज जब हम इस फैलाव को देखेंगे कि भाई आज यहां पे आप देखिए कि आज हम यहां पे मौजूद हैं, अगर लेट सपोज ये जगह मौजूद है हम यहां पे, तो यहां से इसका मतलब ये है कि अभी भी मुसलसल फैलाव तो हो रहा है कायनात का। ठीक है, नेबुलास बन रहे हैं, मुसलसल फैलाव हो रहा है, तो इसका मतलब हम जैसे जैसे पीछे जाएंगे तो हम फैलाव को कम करते जाएंगे ना। ठीक है, इसकी एग्जांपल कैसी दी जाती है, इसको रेड शिफ्ट कहा जाता है नॉर्मली, जो कि 1929 में एडवर्ड हबल ने जो है वो अपनी जो स्पेस टेलीस्कोप से देखा तो उस टाइम पे उसे जो है वो इस बात का अंदाजा हुआ। अब ये रेड शिफ्ट या फिर इसको डॉपलर शिफ्ट या डॉपलर इफेक्ट भी कहते हैं, ये क्या है इसको समझते हैं ताकि हम मजीद समझने में आसानी हो कि बिग बैंग ही क्यों। अब देखिए डॉपलिंग इफेक्ट क्या है कि नॉर्मली जब भी कोई चीज या कोई स्टार माना जाता है कि जब कोई भी स्टार अर्थ की तरफ आएगा, ठीक है, कोई भी स्टार अर्थ की तरफ बढ़ेगा तो उसकी वेवलेंथ हो जाएगी कम। जब वेवलेंथ उसकी कम होगी तो वहां पे क्या होगा, वहां पे रेड एनर्जी जो है हमें, सॉरी ब्लू एनर्जी जो है हमें देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसकी वेवलेंथ वहां पे कम हो रही है। इसी तरह से जब कोई चीज या कोई स्टार जो है वो अर्थ से दूर जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, दूर जाता हुआ दिखाई देगा, तो उसके एनर्जी के तौर पे क्या होगा, उसकी वेवलेंथ जो है वो ज्यादा हो जाएगी और वेवलेंथ ज्यादा होगी तो उसी को, क्योंकि वो रेड लाइट शो करेगा तो उसी को रेड शिफ्ट कहा गया। रेड शिफ्ट क्या कहा गया कि जब कोई भी स्टार जो है या गैलेक्सी जो है वो हमारे सोलर सिस्टम या सन से दूर जा रही है तो इसका मतलब ये है कि वहां पे उसकी वेवलेंथ बढ़ रही है। उस वेवलेंथ के बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है वहां पे कि वहां पे एक्सपेंशन हो रही है और रेड लाइट सामने आ रही है और इसी को हमने कहा जी ये डॉपलर इफेक्ट है। तो इससे हमें अंदाजा हुआ कि चीजें जो हैं वो फैल रही हैं, क्योंकि जब साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा कि जितने भी ये लाइट्स दिखाई दे रही हैं ये रेड कलर की दिखाई दे रही हैं। तो रेड कलर से क्या शो हुआ कि ये सारी की सारी गैलेक्सीज या स्टार्स जो हैं वो अर्थ से यानी जमीन से दूर जा रहे हैं। इसकी एक और एग्जांपल दी जाती है कि एक बलून जैसे आप लें, ठीक है, यहां पे पहले डॉपलर इफेक्ट में ये पिक्चर आप देखिए सेकंड नंबर की। इस पिक्चर में क्या है कि यहाँ पे देखिए रेड शिफ्ट बताया जा रहा है। रेड शिफ्ट क्या है कि जैसे जैसे वेव लेंथ जो है वो बढ़ रही है, कि कोई चीज़ अर्थ से दूर हो रही है या किसी भी कोई जो अगर ऑब्जेक्ट है उससे दूर हो रही है तो वेव लेंथ बढ़ रही है, तो वो रेड शिफ्ट है, ठीक है, क्योंकि रेड लाइट हमें देखने को मिलेगी। वैसे ही जो है वो कोई चीज़ अगर वेव लेंथ कम हो रही है, ठीक है जी, तो वहाँ पर हमें ब्लू कलर की लाइट देखने को मिलेगी, वेव लेंथ वहाँ पर कम होगी। तो यही चीज़ साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व की कि वहाँ पर उन्हें रेड कलर दिखाई दिया, तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि भाई ये कायनात से या ज़मीन से हर चीज़ दूर हो रही है, इसका मतलब हर चीज़ फैल रही है। अच्छा, अब बात करते हैं बलून की कि गुब्बारा जो है, गुब्बारे की एग्जांपल कैसे दी जाती है कि भाई गुब्बारा जो है वो कैसे हमें पता चल रहा है, बता रहा है कि कायनात फैल रही है।
इसकी एग्जांपल ये है कि आप अगर एक गुब्बारा लेते हैं, ठीक है जी, एक गुब्बारा आप लेते हैं, उस गुब्बारे के ऊपर आप डॉट्स लगा देते हैं, छोटे 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 छोटे। अब ये गुब्बारा भी फूला हुआ नहीं, आपने उसके ऊपर डॉट्स लगाए, लेकिन जैसे ही आपने इसमें हवा भरनी शुरू की तो क्या होगा, गुब्बारा फैलना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे गुब्बारा एक्सपेंड करेगा तो वो डॉट्स भी एक दूसरे से दूर होते जाएंगे। ऐसे ही है, जितना गुब्बारा फैलेगा उतना एक डॉट से दूसरे डॉट के बीच में जो है वो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। जब वो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो वेवलेंथ जो है वो क्या होगा, वो भी ज्यादा होती जाएगी। तो जब वेवलेंथ ज्यादा होगी तो फिर क्या होगा जी, इसका मतलब फिर रेड शिफ्ट हो रही है। तो इसी से आइडिया हो रहा है हमें, या अंदाजा हो रहा है साइंटिस्ट को, कि जो कायनात है वो एक्चुअली में फैल रही है और मुसलसल फैल रही है। ठीक है, अब यहां पे एक मजे की बात यह है कि जो फर्स्ट पिक्चर है अगर आप इसे देखें तो एक थ्योरी ये कहती है कि अगर कायनात एक नुक्ते से शुरू हुई, एक डॉट से शुरू हुई, एक धमाके से शुरू हुई और उसके बाद फैलना शुरू हो गई और इतनी ज्यादा फैल गई, देखिए इस फर्स्ट पिक्चर में अगर आप देखें, ठीक है, तो ये मुसलसल फैल रही है ना, कि यहां पे ये इसका मैक्सिमम जो है वो एक्सटेंड है, कि अगर ये एक नुक्ते से शुरू हो गई, इतनी ज्यादा फैली, तो इसका मतलब ये है कि फिर एक बिग बैंग है तो एक बिग क्रंच भी होगा। कि बिग क्रंच क्या होगा कि इसी तरह ये वापस एक नुक्ते पे वापस चली जाएगी। जैसे ये एक नुक्ते से फैली है, फिर ये अपने मैक्सिमम हाइट पे जाके, ठीक है, उसके बाद दोबारा से ये सुकड़ना शुरू हो जाएगी या कम होना शुरू हो जाएगी और एट द एंड दोबारा एक नुक्ते में वापस चली जाएगी। ठीक है, सम टाइम इस्लामिक स्कॉलर से अगर आप बात करें तो कहेंगे कि भाई वो जो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम जो सूर फूंकेंगे, ठीक है, या वो बांसुरी जो बजाएंगे, तो वो सारे का सारा जो बांसुरी के अंदर कायनात चली जाएगी वापस, तो वही बिग क्रंच है, यानी कि कायनात ने ख़त्म हो जाना है एक नुक्ते के ऊपर जाके, कि एक नुक्ते से आगाज़ हुआ, वो फैली, उसका फैलाव हुआ, उसके बाद दोबारा से एक नुक्ते पे वो ख़त्म हो जाएगी, इसको बिग क्रंच कहा गया। एक ये थ्योरी भी मौजूद है जिसे माना जाता है। ठीक है, तो अब हमें इस बात का अंदाजा हो गया ये बलून से और डॉपलर इफेक्ट से कि एक्चुअली में बिग बैंग को ही जो है वो क्यों माना जाता है, कि भाई बिग बैंग या सिंगुलैरिटी ही क्यों, कि दुनिया का आगाज सिंगुलैरिटी से ही क्यों हुआ, एक पॉइंट से ही क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास जो चीज़ें हैं, ठीक है, या जो डाटा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि वो डाटा जो है वो हमें सबसे ज़्यादा जो फिट होता दिखाई दे रहा है वो बिग बैंग के अंदर फिट होता दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब बात की जाए बिग बैंग से पहले क्या था, यानी बिफोर बिग बैंग इस कायनात के अंदर एक्चुअली में क्या था। अब ये क्वेश्चन जो है ये डील करता है एक्चुअली में साइंस को थोड़ा कम डील करता है, क्योंकि साइंस के पास एविडेंस नहीं। साइंस हर उस चीज़ का नाम जो प्रूव हो सके, ये हम जानते हैं, ठीक है, जो प्रूव ना हो सके साइंस उसको नहीं मानती। 2 + 2 4, इसका मतलब ये प्रूव हुआ तो साइंस से मानेगी, लेकिन साइंस खुदा को नहीं मानेगी। क्यों? क्योंकि खुदा प्रूव नहीं हो सकता, नाउजुबिल्लाह, इसलिए साइंस जो है वो नहीं मानेगी उसे। तो साइंस प्रूव का नाम है एक्चुअली में। तो इसका मतलब ये है कि कायनात में बिग बैंग से पहले क्या था ये तो अभी साइंस को नहीं पता और वो इसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने ये कह के जान छुड़ा ली कि भाई एक धमाका हुआ और धमाके के नतीजे के तौर पे कायनात जो है वो वजूद में आ गई। अब एक ग्रीक फिलोसोफर थे पारमेंडीज, ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था नथिंग्स कम्स फ्रॉम नथिंग्स, कि अगर कुछ है ही नहीं तो कुछ पैदा कैसे किया जा सकता है। एक क्वेश्चन है ना, अब यहां पे मैं एक सर्कल लगा रहा हूं, लेकिन सर्कल भी मैं लगा नहीं सकता क्योंकि स्पेस ही नहीं थी। ऐसे ही है, जब स्पेस थी ही नहीं तो मैं स्पेस बना कैसे सकता हूं। तो एक्चुअली में चलें फिर भी समझने के लिए स्पेस बनाते हैं और स्पेस के अंदर कुछ नहीं है, ठीक है, फिर अचानक से एक धमाका हो जाता है, एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है जो साइंस मान रही है। तो यहां पे ये बात ये कही जा रही है कि यार जब कुछ था ही नहीं, ना प्रोटॉन ना न्यूट्रॉन ना एटम, कुछ नहीं था, तो फिर सवाल ये है कि फिर ये धमाका कैसे हो गया। जब कुछ था ही नहीं तो वो कुछ पैदा ही नहीं कर सकता, कुछ होगा तो कुछ पैदा करेगा ना, कि पैदा करने के लिए जरूरी है किसी का होना। तो फिर यहां पे फिलॉसफी ये कहती है, या इस्लामिक स्कॉलर्स ये कहते हैं, या रिलीजियस स्कॉलर्स खास करके वो क्या कहते हैं कि भाई खुदा था, इसी वजह से धमाका हुआ। इसका मतलब खुदा का वजूद था कि खुदा के हुक्म से जो है वो धमाका हो गया यहाँ पे। क्योंकि अगर कुछ ना होता, लेट सपोज जैसे कि हिपीज मानते हैं या कुछ ऐसे लोग जो मजहब को नहीं मानते, रिलीजन को नहीं मानते, उनसे अगर डिबेट की जाए कि भाई जब कुछ था ही नहीं तो फिर कुछ पैदा कैसे हुआ, फिर तो कुछ पैदा भी नहीं हो सकता। ऐसा ही है, तो ये भी एक डिबेट जो है वो अपनी जगह मौजूद है रिलीजन के बीच में और साइंस के बीच में, ठीक है। अब इस्लाम और अगर बिग बैंग की बात की जाए तो देखिए, इस्लाम और बिग बैंग की अगर बात करते हैं हम, तो यहाँ पे इस्लाम भी जो है, खास करके इस्लामिक स्कॉलर्स जो हैं बहुत ज़्यादा बिग बैंग के हक में हैं, ठीक है। जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि वो मानते हैं कि भाई जो बिग बैंग है एक्चुअली में, ठीक है, ये बिग बैंग ही जो है वो क्रिएशन की वजह बनी और इसी को उन्होंने कुन का नाम दिया कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि कुन,
ठीक है, कि मैं जब मैं किसी काम के कहने का कहता हूं तो वो कुन फरमाता हूं तो वो हो जाता है, तो ये कुन उसी के नतीजे के तौर पे कायनात वजूद में आई। ठीक है, अब साइंस तो ऑब्वियसली जो है वो साइंस तो मान ही रही है, लेकिन साइंस के अंदर और भी मुख्तलिफ थ्योरीज मौजूद हैं जो कि मानती हैं कि ऐसा नहीं है, जिसमें अब जैसे मैंने कहा कि 10 के करीब थ्योरीज मौजूद हैं, तो जिसमें सबसे जो ज़्यादा मानी जाती हैं वो ये 3 थ्योरीज हमें देखने को मिलती हैं कि जिसको सबसे ज़्यादा डिस्कस किया जाता है बिग बैंग से हट के भी कायनात के वजूद के ऊपर। एक थ्योरी है स्टेडी स्टेट थ्योरी। अब ये स्टेडी स्टेट थ्योरी क्या कहती है कि भाई ये जो कायनात है ये किसी धमाके के नतीजे के तौर पे प्रूफ में नहीं आई, क्योंकि धमाके को प्रूफ नहीं किया जा सकता, ये हमेशा से ऐसी थी और हमेशा ऐसी ही रहेगी। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि यानी ये हमेशा से इसी तरह से मौजूद थी और इसी तरह से मौजूद रहेगी, ना इसका कोई स्टार्ट है और ना ही इसका कोई एंड है, ये थ्योरी ये मानती है। ठीक है, और इनके पास अपने दलाइल मौजूद हैं, और दलाइल क्यों मौजूद हैं, क्योंकि जब धमाका प्रूव नहीं किया जा सकता तो ये कहते हैं कि भाई ना इसका कोई स्टार्ट हुआ ना इसका कोई एंड होगा, ये इसी तरह फैलती रहेगी और ये प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा। एक थ्योरी ये है। दूसरा है ऑसिलेटिंग मॉडल। ठीक है जी, ऑसिलेटिंग मॉडल क्या है कि भाई ये कायनात हर तरफ इसकी एक्सपेंशन हुई, ठीक है, और हर तरफ इसकी एक्सपेंशन हुई, तो इनका ये मानना है ऑसिलेटिंग मॉडल्स का कि भाई जो मैंने कहा बिग बैंग है तो बिग क्रंच भी होगा, कि ये कायनात जो है वो एक नुक्ते से, एक डॉट से, एक धमाके से स्टार्ट हुई, तो बिल्कुल फैलती गई, उसके बाद एट दी एंड जो है वो एक टाइम आएगा कि एक नुक्ते के ऊपर या सिंगुलैरिटी के ऊपर जाके ख़त्म हो जाएगी। जैसे ये स्टार्ट हुई और फैली, उसके बाद दोबारा से जो है ये स्क्वीज होगी और ख़त्म हो जाएगी। ये ऑसिलेटिंग मॉडल्स के मानते हैं साइंटिस्ट। ठीक है, एक थर्ड थ्योरी है फेमस, जो कि जिस पे काफ़ी ज़्यादा काम भी जो है वो किया जा रहा है, वो क्या है जी, थ्योरी ऑफ मल्टीवर्स। अब ये मल्टीवर्स की थ्योरी क्या है कि देखिए कहा यह गया कि देखो भाई एक धमाका होता है और उस धमाके के नतीजे के तौर पे हमने कहा कि एक यूनिवर्स क्रिएट हो गई। अब ये सामने आप देखिए जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये धमाका हुआ, अब धमाके के साथ ही क्या इस साइड पे जो यूनिवर्स क्रिएट हुई जिसको हम स्टडी कर रहे हैं और जिसको हमने नाम दिया यूनिवर्स का, ठीक है, कि भाई ये यूनिवर्स यहां पे स्टडी हुई, तो साइंस ये मानती है या साइंटिस्ट बहुत से ये मानते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है कि ये धमाका सिर्फ एक ही साइड पे फैला हो। ऐसा भी पॉसिबल है कि ये मल्टीवर्स हो बल्कि यूनिवर्स ना हो या इन्फिनिटी जो है वो वर्स हो। कैसे कि ये धमाका इस साइड पे भी फैला होगा और यहां पे भी एक कायनात क्रिएट हुई होगी, वहां के लॉज डिफरेंट होंगे या मे भी सेम हो सकते हैं। ये धमाका इस साइड पे भी फैला होगा, यहां पे भी एक कायनात होगी, यानी ये हर साइड पे धमाका फैला और हर साइड पे इसने एक यूनिवर्स क्रिएट की, जिसको हम आज सिर्फ एक यूनिवर्स मान के चल रहे हैं, क्योंकि हम उस टाइम एंड स्पेस के अंदर बाउंड है, उससे बाहर जा नहीं सकते, उसी के अंदर देख रहे हैं, तो हम ये समझते हैं कि यूनिवर्स है। एक्चुअली में जो है वो क्या है, ये मल्टीवर्स है, साइंटिस्ट का ये मानना है। और ये धमाका हर साइड पे पॉसिबिलिटी है कि फैला होगा, वहां पे भी इसी तरह की दुनियाएं होंगी, वहां पे भी इंसान होगा, वहां पे भी लोग रहते होंगे और वहां पे भी उनके लॉज अपने होंगे, ठीक है, एलियंस मौजूद होंगे। तो इस तरह की भी एक थ्योरी मौजूद है मल्टीवर्स की, कि ये धमाका हुआ तो एक मल्टीवर्स जो है वो क्रिएट हुआ, और मल्टीवर्स इस टाइम पे सिर्फ हम अपने के बारे में जानते हैं या वो भी ना जानने के बराबर जानते हैं। बाकी जो दूसरी यूनिवर्स हैं वहां पे क्या हो रहा है ये हमें नहीं पता, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि वहां पे क्रिएट हुई होंगी। ठीक है, ये एक मल्टीवर्स की थ्योरी है। तो ये 10 में से 3 जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जिसको नॉर्मली डिस्कस किया जाता है। लेकिन अगर आप देखें अब इनके साथ भी अगर आप मैच करें बिग बैंग की थ्योरी को, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली में जो बिग बैंग की थ्योरी है वही सबसे ज़्यादा माने जाने वाली है, कि वो जो है ना धमाके से क्रिएट हो के सब कुछ जो है वो आगे बढ़ता गया। तो ये ज़्यादा कुछ थोड़ा सा लॉजिकली हमें लग रही है और साइंटिफिक प्रूफ्स भी हमारे पास मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं जी कि हमारी जो कायनात है इसके अंदर जो हमारा सोलर सिस्टम है एक्चुअली में ये किस तरह से वजूद में आया। डिटेल से तो हम सोलर सिस्टम के ऊपर आगे जो नेक्स्ट जो पार्ट होगा, नेक्स्ट एपिसोड, उसके अंदर बात करेंगे। ठीक है, सोलर सिस्टम किस तरह से वजूद में आया, या जो ये जो गैलेक्सीज हैं, ये गैलेक्सीज जो हैं किस तरह से वजूद में आई, तो उसके बारे में भी जो है वो एक थ्योरी मौजूद है। और वो थ्योरी क्या है जी, वो थ्योरी है नेबुलर थ्योरी। ये नेबुलर थ्योरी क्या है कि सिंपली अगर हम कहें नेबुलर थ्योरी क्या है, तो माना यह जाता है कि कायनात के अंदर या स्पेस के अंदर, ठीक है जी, जो स्पेस है, स्पेस के अंदर डस्ट क्लाउड्स मौजूद हैं। ठीक है, डस्ट क्लाउड्स मौजूद हैं या फिर धुंध जो है वो मौजूद है, धुंध के बड़े बड़े बादल जो हैं वो मौजूद हैं। तो ये जो धुंध के बड़े बड़े बादल हैं एक्चुअली में जब उनके अंदर जो है वो हीट पैदा होती है, वहां पे केमिकल प्रोसेस होता है, तो उसके नतीजे के तौर पे क्या होता है, उसके नतीजे के तौर पे गैलेक्सीज क्रिएट होती हैं। और उन्हीं गैलेक्सीज के नतीजे के तौर पे वहां पे क्या है जी, वहां पे इसी तरह से हमारा सोलर सिस्टम भी जो है वो क्रिएट हुआ। किस तरह क्रिएट हुआ, उस नेबुलर थ्योरी के थ्रू या उस नेबुला के थ्रू। वो जो नेबुला, वो जो बादल था, उस बादल ने ये सब कुछ क्रिएट किया।
लेट्स सपोज कैसे, यहाँ पे ये सामने पिक्चर देखिए, इसमें जरा समझने की कोशिश करते हैं कि नेबुलर थ्योरी एक्चुअली में जो है वो 4 पॉइंट्स को डिस्कस करती है, ठीक है, और 5वें पॉइंट पे बताती है कि हमारा सोलर सिस्टम क्रिएट हुआ या स्टार्स क्रिएट हो रहे हैं अभी भी, ठीक है, इस टाइम पे भी जो है वो स्टार्स से क्रिएट हो रहे हैं। कैसे? नेबुलर थ्योरी में सबसे पहले माना जाता है कि एक जो है वो एक बहुत ही डेंस किस्म का, ठीक है, एक बादल है, वो जो बादल है उस बादल का नाम दिया गया नेबुला का, ठीक हो गया। अब वो बादल है, उस बादल के अंदर क्या है, चार्जेस पैदा हो रहे हैं, और चार्जेस पैदा होके वहां पे हीट पैदा हो रही है, और शदीद किस्म की हीट पैदा हो रही है, और इतनी हीट पैदा हो रही है कि वो अपने गिर्द जो है वो ग्रेविटी की वजह से सर्कुलेट करना स्टार्ट हो गए, स्पिन करना, घूमना स्टार्ट हो गए। तो जब वो स्पिन करना या घूमना स्टार्ट हो गए तो उनकी शक्ल बन गई एक डिस्क की, ठीक है। अब जब गोल 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 घूमेंगे तो ऑब्वियसली एक डिस्क की शक्ल बनेगी सेकंड लेवल के ऊपर। उसके बाद वही डिस्क जो है वो थर्ड पे बनती है, यहां पे थर्ड पे देखिए, तो वो जो है वो जो दूर के जो बादल हैं या दूर के जो ज़रात बने हुए हैं वो दूर हटते जाएंगे। जब हम गोल गोल किसी चीज़ को घुमाएंगे तो ऑब्वियसली उसका जो जहां पे ग्रेविटी का असर कम होगा, जिन चीज़ों के ऊपर लूज होगा, तो वो दूर हटती जाएंगी, दूर फेंकेगा। तो जो पास चीज़ें हैं जहां पे ग्रेविटी का असर ज़्यादा होगा वो उसी के गिर्द गिर्द घूमती जाएंगी मजीद। उसी के घूमने के नतीजे के तौर पर जो है वो क्या होगा जी, जो सबसे डेंस जो रह जाएगा, सबसे अंदर का जो कोर होगा वो हमारा सन है, ठीक है, या वो स्टार बना, और जो बाकी जो उसके गिर्द जो छोटे छोटे जो चीज़ें पैदा हुई, ठीक है, वो दूसरे स्टार्स हैं, जो अर्थ है, जो वीनस है, मरकरी है, मार्स है, ठीक है, जुपिटर वगैरह, ये जो है वो क्रिएट हुए एक्सेलरेशन के नतीजे के तौर पे। तो यानी कि 5वें स्टेप पे आके सोलर सिस्टम या जो स्टार्स क्रिएट हो रहे हैं वो इस तरह से क्रिएट हो रहे हैं। 4th लेवल पे क्या है, गैलेक्सीज क्रिएट हो रही हैं, ठीक है, और 5वें पे आके उस गैलेक्सी के अंदर जो है वो सिस्टम्स क्रिएट हो रहे हैं। जैसे हमारा एक सोलर सिस्टम है, या सोलर की सूरज अपनी एक फैमिली लेके जो है वो घूम रहा है, जो उसके गिर्द घूम रही है, ठीक है। तो ये नेबुला थ्योरी है जिसके थ्रू हमारी जो गैलेक्सीज क्रिएट हुई, जो मुसलसल स्टार्स जो क्रिएट हो रहे हैं अभी भी इस टाइम पे भी, कि भाई जो स्टार्स बन रहे हैं, ठीक है, हर लम्हे पुराने स्टार्स खत्म हो रहे हैं और नए स्टार्स जो हैं वो इसी डस्ट क्लाउड के थ्रू बन रहे हैं, ये माना जाता है। ये भी गो कि एक्चुअली में थ्योरी है, लेकिन ये वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है। अब बात करते हैं जी सबसे खतरनाक पॉइंट के ऊपर इस बिग बैंग के, और वो है टाइम एंड स्पेस। ये बहुत मुश्किल भी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है, और बहुत आसान भी है। अब इस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा जो रिसर्च की जा रही है स्पेस साइंस के अंदर, ठीक है, या फिजिशियंस जो कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा की जा रही है जी टाइम एंड स्पेस के ऊपर, कि एक्चुअली में टाइम एंड स्पेस क्या है। टाइम एंड स्पेस आप इसे अलग अलग कहें या टाइम स्पेस आप इसे एक साथ कहें, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। यानी एक्चुअली में तो ये टाइम स्पेस ही है जो इसको कहा जाता है फिजिक्स के जुबान में, कि ये टाइम स्पेस है, लेकिन हम अलग से कहते हैं जिसे कि टाइम एंड स्पेस, कि टाइम एंड स्पेस रिलेटिव हैं, यही आइंस्टाइन ने कहा था, ठीक है। कि अब जहां पे जैसे जैसे स्पेस चेंज हो रही है वैसे वैसे टाइम भी जो है वो चेंज होगा। टाइम कहीं पे भी एक जैसा नहीं है, समझ गए मेरी बात को। अब इसके 2 से 3 मीनिंग्स निकलते हैं कि सबसे पहला क्या है जी टाइम एंड स्पेस, कि जब स्पेस क्रिएट हुई, ठीक है, जब धमाका हुआ बिग बैंग का, तो उसके एनर्जी के तौर पे क्या हुआ जी, एक स्पेस क्रिएट हुई। अब जैसे ही स्पेस क्रिएट हुई तो टाइम स्टार्ट हो गया। इसका मतलब ये है कि टाइम जो है वो स्पेस के बगैर नहीं है, और जो स्पेस है वो टाइम के बिना नहीं है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ ही हैं। लेकिन अब इनके अंदर चेंज भी है, कि जैसे कि मैंने कहा कि आप मुख्तलिफ जगहों की जो स्पेस टाइम है वो मुख्तलिफ होगा, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल कैसे समझे कि मुख्तलिफ जगहों का टाइम जो है वो मुख्तलिफ होगा। जैसे हम टाइम ट्रेवल की खास करके बात करते हैं, ठीक है जी, कि टाइम ट्रेवल क्या है या स्पेस ट्रेवल क्या है। एक्चुअली में टाइम ट्रेवल या स्पेस ट्रेवल क्या है, कि देखिए अब एक शख्स अगर अर्थ के ऊपर मौजूद है तो यहाँ का जो टाइम है ये यहाँ के हिसाब से है, क्योंकि अर्थ का जो टाइम है हम ये जानते हैं कि 24 आवर्स में जो है वो एक दिन कंप्लीट होता है, और 365 डेज में जो है वो 1 ईयर कंप्लीट होता है। लेकिन ये जो लॉज हैं, यानी कि 24 आवर्स में एक दिन कंप्लीट होगा और 365 डेज में एक ईयर कंप्लीट होगा, ये सिर्फ और सिर्फ अर्थ के लिए है। तो इसका मतलब यहाँ का जो स्पेस है, यहाँ की स्पेस का टाइम क्या है, वो ये है जो सेट किया हुआ है, जिसको हम कहते हैं 24 घंटे एक रात दिन में आते हैं। इसी तरह से अगर हम मार्स पे चले जाएं, ठीक है, या इस कायनात के किसी और कोने पे चले जाएं, लेट्स सपोज यहां पे ये हम अर्थ पे मौजूद हैं, तो यहां से हम किसी और प्लेनेट पे चले जाते हैं या किसी और गैलेक्सी में चले जाते हैं, तो वहां पे टाइम एंड स्पेस चेंज हो जाएगा, कि वहां की स्पेस के लिहाज से, वहां की ग्रेविटी के लिहाज से टाइम चेंज होगा। मे बी वहां पे जो हमारा जो दिन है, हमारा जो साल है वो है 365 डेज का, तो वहां पे 1000 साल का हो,
ठीक है, और ऐसे मौजूद है। मरकरी पे जाएं, वीनस पे जाएं, अगर आप मार्स पे जाएं तो मार्स पे क्या है 637 डेज का ऑलमोस्ट जो है वो इसके करीब को बनता है, एक जो है वो साल बनता है। तो अब यहां पे देखिए तो डबल हो रहा है, इसका मतलब ये है तो वहां का जो टाइम है वो डिफरेंट होगा। इसी तरह से कहीं और जाएंगे तो वहां का टाइम डिफरेंट, क्योंकि उनकी रेवोल्यूशन और रोटेशन जो है, जो हम आगे जब बढ़ेंगे तो बात करेंगे, वो डिफरेंट है। वो उनकी जो अपना सिस्टम है जिसके गिर्द वो चक्कर लगा रहे हैं और जो ग्रेविटी जिसके थ्रू वो खींचे जा रहे हैं वो डिफरेंट है, जिस वजह से उनका टाइम एंड स्पेस भी जो है वो डिफरेंट है। गो कि टाइम एंड स्पेस मौजूद है, ठीक है, और हर जगह पे टाइम स्पेस जो है उसके लिहाज से टाइम भी चेंज है। पॉइंट ये आपने समझना है, ठीक है, यानी पूरी कायनात के अंदर एक टाइम एंड स्पेस नहीं बल्कि डिफरेंट है। जैसे कहा जाता है कि भाई एक शख्स लेट सपोज किसी और कायनात में चला गया और वहां का एक दिन जो है, ठीक है, उसको वहां का एक दिन हमारे जो है लेट सपोज एक साल के बराबर है, और वो वापस आता है जी एक साल के बाद, ठीक है, एक साल के बाद वापस आता है वहां के एक साल के बाद। तो यहां पे आप अंदाजा लगा लें कि एक दिन एक साल है तो फिर ये कितने साल गुजर गए होंगे, ठीक है, और जब वो उतने साल के बाद वापस आएगा तो यहां पे क्या बदल चुका होगा और वहां पे क्या होगा। तो इस तरह से बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है, और साइंस जो है उसके ऊपर मुसलसल रिसर्च कर रही है कि ऐसा मौजूद है कि हमारा जो टाइम एंड स्पेस है वो यहाँ पे है। यहाँ पे अगर एक शख्स जो है 50 साल में बूढ़ा हो रहा है, ठीक है, तो वहीं पे किसी दूसरे प्लैनेट के ऊपर 50 साल शायद वो सिर्फ 2 साल गुजरे हों ज़मीन के, तो जब वो वहाँ से वापस आएगा तो वहाँ पर तो बच्चा होगा। तो ये डिफरेंस है, ठीक है, टाइम एंड स्पेस का डिफरेंस है, लेकिन ये रिलेटिव है, एक दूसरे के साथ साथ हैं। यही आइंस्टाइन ने बताने की कोशिश की थी। अब टाइम ट्रेवल की अगर बात करते हैं या स्पेस ट्रेवल की बात करते हैं तो कहा यह जाता है कि भाई जब आप स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेंगे तो क्या होगा, टाइम स्टॉप हो जाएगा। गो कि स्टॉप तो नहीं होगा, स्टॉप तो इन्फिनिटी पे जाके होगा, लेकिन जब आप, क्योंकि सबसे ज्यादा इस टाइम पे अगर कोई स्पीड है तो स्पीड ऑफ लाइट ही है कि 3 लाख जो है वो किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, पर सेकंड है, ठीक है, कि लाइट की जो स्पीड है वो क्या है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो इससे ज्यादा किसी चीज की स्पीड नहीं। तो ये जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन ने दी थी E=mc², कि भाई जो एनर्जी है अगर एक मैस है उसको मल्टीप्लाई किया जाए स्पीड ऑफ लाइट स्क्वायर से तो क्या होगा कि कोई भी बॉडी जो है वो एनर्जी बन जाएगी। यानी एक बॉडी है, लेट्स सपोज मैं खुद हूं, आप एग्जांपल लें, या आप हैं, तो आपको अगर खुद को एनर्जी में कन्वर्ट करना है, आज सबसे ज्यादा काम इसी के ऊपर हो रहा है, तो आपको क्या करना होगा कि जो आपकी बॉडी है उसको स्पीड ऑफ लाइट से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब ये स्पीड ऑफ लाइट से आप मल्टीप्लाई करेंगे अपनी बॉडी को, इस स्पीड के साथ आप ट्रेवल करेंगे, तो उसके बाद क्या होगा कि जो आपकी बॉडी है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। वो बॉडी नहीं रहेगी, वो एक फिजिकल बॉडी नहीं होगी, एक मटेरियल बॉडी नहीं होगी, बल्कि वो एनर्जी होगी। और वो जॉल्स में क्योंकि एनर्जी होती है तो एनर्जी फिर वो बहुत बड़ी मिकदार में एक एनर्जी क्रिएट होगी। नॉर्मली कहा यह जाता है कि भाई जो एक एटम बम है उसके अगर हिसाब से अगर बॉडी की एनर्जी देखी जाए तो बॉडी 88,000 तकरीबन इसके ऑलमोस्ट, ठीक है, 88,000 एटम बम्स की एनर्जी रखती है, ठीक है। आपने अक्सर सुना होगा कि भाई पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, फलां के अंदर, इंसान के अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है लेकिन यूज नहीं होता। तो साइंस क्या मानती है कि भाई तकरीबन एक इंसान के अंदर की एनर्जी अगर उसको उसके मैस को कन्वर्ट कर दिया जाए एनर्जी के अंदर तो वो 88,000 एटम बम की एनर्जी के बराबर होगा। आप अंदाजा कर लें कि एक इंसान में कितनी ज्यादा जो है वो एनर्जी है, ठीक है। तो उसमें कहा यह जाता है कि भाई टाइम एंड स्पेस के अंदर कि भाई जैसे कहा गया कि अगर कोई जहाज है वो आधी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है तो टाइम भी जो है वो आधा हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से अगर वो फुल स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेगा तो क्या होगा जी, वहां पे पता चलेगा कि टाइम स्टॉप हो गया, ठीक है, या टाइम का एहसास ही जो है वो वहां पे खत्म हो जाएगा। अब इसी के साथ एक और चीज आपको समझनी है कि ये जो कहा जाता है कि भाई टाइम ट्रेवलिंग क्या है। नॉर्मली सबसे ज्यादा हम बात करते हैं टाइम ट्रेवल, कि टाइम ट्रेवल क्या है। मूवीज में दिखाया जाता है कि भाई एक शख्स देखता है कि वो जो है ना अपना ही फ्यूचर देख रहा है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट में थोड़ा सा इख्तिलाफ है। इख्तिलाफ ये है कि कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि हम पास्ट में सिर्फ जो है वो टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि हम फ्यूचर में सिर्फ टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, पास्ट में नहीं कर सकते। और कुछ साइंटिस्ट जो हैं वो ये मानते हैं कि हम अपना टाइम ट्रेवल तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि टाइम ट्रेवल का मतलब ये है, उन्होंने टाइम ट्रेवल को डिफाइन ही एक अलग तरीके से किया कि क्या किया, वो ये कहते हैं कि एक ही कायनात में एक टाइम पे जो है वो मुख्तलिफ टाइम्स मौजूद हैं। यहाँ लेट्स सपोज इस पिक्चर के अंदर हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये कायनात है, ठीक है जी। अब इस कायनात में एक शख्स, एक यहाँ पे कुछ मौजूद है, एक गैलेक्सी यहाँ पे है, लेट्स सपोज यहाँ पे भी लाइफ मौजूद है, एक गैलेक्सी यहाँ पे है, यहाँ पे भी लाइफ मौजूद है, एक गैलेक्सी यहाँ पे है, यहाँ पे भी लाइफ मौजूद है, ठीक है। और लेट्स सपोज यहीं पे अर्थ मौजूद है। अब वो जो साइंटिस्ट हैं उनका क्या मानना है, यहाँ पे अर्थ मौजूद है।
अब देखिए जैसे मैंने कहा कि टाइम एंड स्पेस जो है वो डिफरेंट होगा मुख्तलिफ जगहों पे, हर जगह पे वो डिफरेंट है। तो इसका मतलब यहां अगर अर्थ है तो यहां का जो टाइम एंड स्पेस है ये कुछ और है। लेट्स सपोज यहां का जो अर्थ का टाइम एंड स्पेस है और ये जो दूसरा प्लेनेट है या दूसरी गैलेक्सी के अंदर जो प्लेनेट मौजूद है वहां का टाइम एंड स्पेस है, तो यहां का टाइम एंड स्पेस अर्थ के टाइम एंड स्पेस से ज्यादा है। लेट्स सपोज यहां पे अगर अर्थ पे हम 2021 में आज मौजूद हैं और ये जो प्लेनेट है ये हमसे ज्यादा फास्ट रोटेशन कर रहा है अपने सूरज के गिर्द, अपने सोलर सिस्टम के गिर्द, तो ये मान लेते हैं अगर हमसे डबल कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि इस टाइम पे यहां पे क्या होगा कि यहां पे 2021 के बजाय यहां पे 4000 साल गुजर चुके होंगे। ठीक है, 4021 होगा। और यहां पे एक तीसरा प्लेनेट है और वो तो तीसरा प्लेनेट है वो हमारी अर्थ से आधे में जो है वो ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, हमारी अर्थ से आधे में है, तो इसका मतलब यहां वहां पे जो है वो इस वक्त 10,000 साल गुजर चुके होंगे कि वो 1021 वहां पे मौजूद होगा। अगर आधे में करेंगे तो वहां पे 1000 साल गुजरा होगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो अर्थ है यहां पे बैठने वाले शख्स के लिए ये जो प्लेनेट है जिसको चले हम नाम देते हैं ए का, और ये जो है इसको बी का नाम देते हैं, जो आगे है इसको बी का नाम दे दिया। ठीक है, ये जो पीछे है इसको हमने नाम दे दिया ए का, और ये हम खुद मौजूद हैं सी के ऊपर। अब ये जो सी वाला शख्स है यानी जो अर्थ के ऊपर बैठा हुआ है इसके लिए ए क्या है, ए पास्ट है, यानी एक ही टाइम पे अभी इसी टाइम पे जो है वो 2021 के अंदर ही इस प्लेनेट के अंदर जो है वो 1021 चल रहा है। इसका मतलब ये पास्ट में है, क्योंकि यहां का जो प्लेनेट है उसकी रोटेशन स्लो है भाई, अर्थ के मुकाबले में उसकी रोटेशन स्लो है, इसलिए वो पास्ट में है। तो यहां पे इस प्लेनेट के ऊपर अगर ए के ऊपर बैठेंगे तो इसका मतलब ए के लिए जो हमारी अर्थ है ये क्या होगा, ये फ्यूचर होगा इसका, जो इसी टाइम पे मौजूद है, एक ही टाइम पे मौजूद है। मेरी बात को समझ रहे हैं? ये बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, इसको जरा समझिएगा कि टाइम सेम है लेकिन उनकी रोटेशन की वजह से टाइम इतना गुजरा कि हम उनके फ्यूचर में पहुंच चुके, हम उनसे ज्यादा जी चुके, हम 2000 साल जी चुके और ये 1000 साल जी चुके। वहीं पे प्लेनेट बी की बात करते हैं तो प्लेनेट बी डबल स्पीड से चल रहा है। इसका मतलब अर्थ के लिए जो है वो प्लेनेट बी फ्यूचर होगा। क्यों? क्योंकि ये 4000 साल यहां पे रहने वाले लोग जी चुके हैं, 4000 साल से इन्वेंशंस कर रहे हैं, 4000 साल से स्टडी कर रहे हैं, ये हमसे बहुत आगे होंगे और हम अभी बहुत पीछे हैं। इसका मतलब हम इनका पास्ट हैं। बात को समझ रहे हैं? अगर समझ आए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ रहे तो हम फिलहाल इसको यहां पे क्लोज करेंगे, इस डिबेट को बहुत आगे नहीं लेके जाएंगे। सिंपली आप ये समझिए कि एक ही टाइम में इस कायनात में प्रेजेंट भी मौजूद है, पास्ट भी मौजूद है और फ्यूचर भी मौजूद है एक ही टाइम के अंदर, लेकिन स्पेस मुख्तलिफ होनी चाहिए, ये शर्त है। बात को समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि जमीन के ऊपर ही है। कुछ साइंटिस्ट ये मान रहे हैं कि टाइम एंड स्पेस का मतलब ये नहीं है कि हम टाइम ट्रेवल करें क्योंकि हम पास्ट में नहीं जा सकते। साइंटिस्ट ये मान रहे हैं, उनकी राय बता रहा हूं कि वो पास्ट में नहीं जा सकते क्योंकि पास्ट में जाएंगे तो कैसे देखेंगे भाई वहां पे मैं कैसा था, इससे 1000 साल पहले पैदा ही नहीं हुआ था तो कैसे देखूंगा खुद को। और फ्यूचर में कैसे जाएंगे कि जब फ्यूचर का किसी को पता ही नहीं है कि फ्यूचर में क्या होने लगा है, वो इन्वेंशन वो सब कुछ तभी पैदा ही नहीं हुआ जो आज से 1000 साल बाद होगा। तो मैं 1000 साल बाद टाइम ट्रेवल करके कैसे देख सकता हूं कि मेरे आने वाले बच्चे कैसे होंगे, किस तरह जिंदगी गुजार रहे होंगे, कहां पे होंगे। इसका मतलब साइंस ये मान रही है, कुछ साइंटिस्ट ये मान रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, टाइम ट्रेवल का मतलब यही है कि हम एक जगह से दूसरी जगह स्पेस के अंदर जा रहे हैं, ये टाइम ट्रेवल है। ठीक है, और वहां पे वो हमारे से तेज हो सकते हैं या हमारे से स्लो हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें से कोई ऐसी चीज नहीं जो मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूं, इसलिए आप अपनी राय के ऊपर इसे परखिए और अपनी राय के ऊपर देखिए। बाकी ये एक डिबेट है बहुत बड़ी, अगर डिबेट ना होती तो इस टाइम पे सिंपल आपको आंसर मिल जाता, लेकिन डिबेट है इसी वजह से आंसर नहीं मिला। अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है सोल वर्सेस बॉडी, कि ये जो टाइम ट्रेवल है एक्चुअली में ये बॉडी के लिए पॉसिबल नहीं, कुछ ये माना जाता है, खास करके जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है उससे अगर बात करें तो ये माना जाता है कि भाई बॉडी जो है वो स्पेस ट्रेवल नहीं कर सकती, जो सोल है, जो रूह है एक्चुअली में वो स्पेस ट्रेवल कर सकती है, क्योंकि जो रूह है वो भी लाइट है। ठीक है, और वो लाइट है तो लाइट ईयर के हिसाब से या लाइट के हिसाब से, स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से वो ट्रेवल कर सकती है। ऐसे ही है ना, रूह तो लाइट है, रूह रोशनी है, इसीलिए माना जाता है जो वाकया मेराज है, ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वाकया मेराज है जिसमें माना जाता है कि टाइम स्टॉप हो गया था, कि वो इतना कुछ करके आए, जन्नत जहन्नुम देख के आए, सैर करके आए सातों आसमानों की, लेकिन बावजूद उसके यहाँ पे टाइम नहीं गुजरा था, वो जो कंडीशन छोड़ के गए थे वही कंडीशन थी। तो इसलिए कहा जाता है कि टाइम स्टॉप हो गया था, कि इसलिए कि उन्होंने जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से जो है ट्रेवल किया। तो यहाँ पे फिर ये खास करके जो माना जाता है बरेलवी सेक्ट की अगर बात करें तो वो मानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो नूर थे। ठीक है,
तो गो के देवबंदी या अहले हदीस वो इनकार करते हैं, कहते हैं नहीं भाई अल्लाह के हुक्म से गए, बॉडी भी जा सकती है। वो ये कहते हैं नहीं भाई नूर जो है वो गए, क्योंकि बुराक भी रोशनी थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नूर थे, तो नूर पे बैठ के गया, सफ़र करके गया, ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल हुआ। तो वाक़या मेराज एक जो है वो माना जा सकता है कि भाई ये जो है वो एक टाइम ट्रैवल की एक मिसाल है कि टाइम ट्रैवल हो सकता है जब आप स्पीड ऑफ लाइट के थ्रू चलें, लेकिन वो बॉडी के लिए पॉसिबल नहीं है, रूह के लिए पॉसिबल है। खैर ये बहुत लंबी डिबेट है, हम इसको बहुत आगे नहीं लेके जाएंगे, हम अपने ही कॉन्टेक्स्ट के अंदर रहेंगे। तो आज का ये हमारा जो टॉपिक था वो बिग बैंग के गिर्द ही घूम रहा है कि भाई धमाका हुआ और उस धमाके के नतीजे के तौर पे जो कायनात है वो वजूद में आई, और कायनात वजूद में आई तो टाइम एंड स्पेस जो है वो क्रिएट हुआ, और टाइम एंड स्पेस हर जगह पे जो है वो डिफरेंट होगा फिर, क्योंकि उनकी स्पीड उनकी ग्रेविटी के हिसाब से वो डिफरेंट होगा। हमारा सोलर सिस्टम या जो बनी गैलेक्सीज बनी वो नेबुलर थ्योरी के थ्रू बनी कि बहुत बड़ा डस्ट का क्लाउड है और उसके थ्रू ये चीज़ें वजूद में आई, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो इस पहले टॉपिक को क्लोज करते हैं, हम आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह बात करेंगे सोलर सिस्टम की, ठीक है, और उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स की और बाकी चीज़ों की बात करेंगे। तो यहाँ पे इसको जो है वो स्टॉप करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के जो आपका फीडबैक है उसके लिए कमेंट सेक्शन मौजूद है, आपके पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक दोनों के लिए जो है कमेंट सेक्शन मौजूद है। और एट द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।